तो शॉर्ट आंसर मैं कहूंगा कि हाँ, बिटकॉइन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल हैं, या सर्टेनली बिटकॉइन के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल हैं, लेकिन उसको स्टेटमेंट को पार्स करने के लिए थोड़ा हमें समझने की जरूरत है कि भाई की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है हमारे पास। तो अब इसमें जब भी आप लॉजिक की बात करते हैं या चीज एक्सप्रेस करने की बात करते हैं, तो वहां पर आपको कुछ लैंग्वेज चाहिए कि ये हम लॉजिक किस लैंग्वेज में करेंगे। राइट। तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। तो ब्लॉकचेन के कॉन्टेक्स्ट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कई सारी हैं, बहुत सारी ब्लॉकचेन की अलग अलग। वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। ऑब्जेक्टिव हमेशा से चैनल का ये रहा है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको इजियर फॉर्म में बताना। और काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि जब हम बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में तो कई लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, किस तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक रेवोल्यूशन लेके आए हैं। और जो हमने देखा है कि इनोवेशन हो रही है, जो जो इथेरियम लेके आया इनोवेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद, तो किस तरीके से उसके अंदर ग्रोथ आई और आने वाले टाइम में कितनी सारी जो ब्लॉकचेन्स हैं, ओपन ब्लॉकचेन्स हैं, वो अलग अलग तरीके से अपने आप को इथेरियम से बेटर क्लेम करती हैं। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की इंक्लूजन्स के बाद अलग अलग ब्लॉकचेन्स का अलग अलग क्लेम है। खैर, तो इसीलिए हमारा जो चैनल का ऑब्जेक्टिव रहता है कि कुछ जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं आपको ये सिंप्लीफाई करें, और कुछ ऐसी जो मशहूर हस्तियां हैं या कुछ जो ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे जो लोग हैं, तो उनको सामने लेके आए और वो और अच्छे से आपको जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको इजियर फॉर्म में बताएं। तो ऐसे ही अभी हमने रिसेंटली मैंने एक सर्वे किया। उस सर्वे के अंदर मैंने पूछा कम्युनिटी से कि उनको क्या लगता है कि क्या बिटकॉइन के ऊपर डीफाई पॉसिबल है। तो यू विल बी सरप्राइज, इनफैक्ट इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी कि इंडिया में करीब 45% लोग ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि या तो बिटकॉइन पे डीफाई पॉसिबल नहीं है, या वो श्योर नहीं है। तो करीब 700-800 लोगों ने उस पोल के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटकॉइन पे पॉसिबिलिटी है या नहीं है। पहली बात, या पॉसिबिलिटी है तो क्या ऑलरेडी बिटकॉइन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, और कैसे आया है, कैसे ये फैसिलिटेट, कौन इसको फैसिलिटेट कर रहा है, कैसे ये पॉसिबल है। इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ आज आई एम रियली थ्रिल्ड एंड हैप्पी टू से कि मेरे साथ आज दिवाकर गुप्ता है। दिवाकर गुप्ता जो है ये वाइस प्रेसिडेंट है हायरो सिस्टम के। और हायरो सिस्टम पहले ये ब्लॉक स्टैक के नाम से जानी जाती थी, फिर ये हायरो सिस्टम में इसका नाम जो है वो चेंज हुआ। इसको मैं इस तरीके से समझाऊंगा, हायरो सिस्टम जैसे आपने इथेरियम के अंदर इथेरियम फाउंडेशन है, और वो इथेरियम फाउंडेशन जो है वो इथेरियम की जो अंदर जो भी डेवलपमेंट है और जो चेंजेस होते हैं वो इथेरियम फाउंडेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। जो उसके टूल्स होते हैं वो सारे वो डेवलप करती है। ऐसे ही हायरो सिस्टम जो है वो एक फाउंडेशन है स्टैक्स के लिए, जो स्टैक्स का जो जो ब्लॉकचेन है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है बिटकॉइन पे लाने के लिए जो काम कर रहा है। तो इसी चीज को और आगे बढ़ाते हुए मैं दिवाकर को वेलकम करूंगा, एंड आई विल आस्क हिम अबाउट मोर अबाउट हायरो सिस्टम। एंड दिवाकर हायरो सिस्टम में क्या देख रहे हैं और स्टैक्स के बारे में थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश करूंगा। सो वेलकम दिवाकर, कैन यू टेल अस मोर अबाउट योरसेल्फ एंड हायरो सिस्टम? थैंक यू काशिफ एंड नमस्ते दोस्तों, वेरी हैप्पी टू बी हियर। शुरुआत करने से पहले मैं दो चीजें क्लैरिफाई करना चाहूंगा। फर्स्ट, हम लोग अपनी कंपनी का नाम हीरो सिस्टम्स बोलते हैं, हीरो, अच्छा। HIRO। ओके। तो ये प्रोनाउंसिएशन में आगे के लिए। दूसरा क्लैरिफिकेशन ये कि जो आपने इथेरियम की एनालॉजी दी, जैसे इथेरियम फाउंडेशन है, और बाकी बहुत सारी एंटिटीज हैं इथेरियम में जो अलग अलग चीजों पर काम कर रही हैं, उसी तरीके से स्टैक्स के अंदर एक स्टैक्स फाउंडेशन है। जो स्टैक्स फाउंडेशन कंप्लीटली सेपरेट एंटिटी है, मैं उस एंटिटी से जुड़ा नहीं हूं। तो हीरो सिस्टम्स जो है, हम लोग स्टैक्स ब्लॉकचेन और उसके अराउंड जो टेक्नोलॉजी है, हम डेवलपर फोकस टूल्स बनाते हैं। और हम लोग स्टैक्स ब्लॉकचेन में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन स्टैक्स ब्लॉकचेन का जो गवर्नेंस है और जो डेवलपमेंट, कोर ब्लॉकचेन का जो डेवलपमेंट है, वो स्टैक्स फाउंडेशन द्वारा गवर्न किया जाता है। तो ये दो कंप्लीटली सेपरेट एंटिटीज हैं, स्टैक्स फाउंडेशन अलग है और हीरो सिस्टम्स अलग है। ऑफ कोर्स हीरो सिस्टम्स जो पहले ब्लॉक स्टैक था, तो ओरिजिनल जो प्रोजेक्ट की शुरुआत थी वो इसी कंपनी से हुई थी, लेकिन प्रोग्रेसिवली हम लोगों ने इंटेंशनली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो शेड करी हैं, ताकि जो इकोसिस्टम है वो और डिसेंट्रलाइज हो सके, और
स्टैक्स फाउंडेशन और बहुत सारी अलग अलग अब एंटिटीज हैं जो इकोसिस्टम में काम कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि हीरो सिस्टम्स अकेले इकोसिस्टम के लिए कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो ये Okay. एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन मैं कहना चाहता था। एनीवेज, एक क्विक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैं इंडिया में पला बढ़ा। आई वेंट टू आईआईटी कानपुर, मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया। उसके बाद मैं यहाँ यूएस आया। यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो से मैंने पीएचडी करी कंप्यूटर साइंस में। फिर मैंने 10 साल करीब सिलिकॉन वैली में बिताए, कुछ स्टार्टअप्स में, और मोर रिसेंटली ड्रॉपबॉक्स में जहां मैं 4 साल था। और फिर मैं यहाँ हीरो सिस्टम्स में आ गया, तो मैं यहाँ करीब 2 साल से हूँ। हम्म, और मेरी जो जर्नी है, वर्किंग इन ट्रेडिशनल सिलिकॉन वैली कंपनीज एंड देन ट्रांजिशनिंग इनटू क्रिप्टो फुल टाइम, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जो क्रिप्टो से फेमिलियर नहीं है, उनको कई बार ऐसा लगता है, बाहर से अगर आप देखें स्पेस को, तो कई बार आप सोचेंगे कि बहुत फ्रॉड है स्पेस में, या बहुत लोग स्कैम कर रहे हैं, हम्म, या बस लोग एक क्विक पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा नजदीकी से देखेंगे, तो एक्चुअली कई स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, सॉलिड टीम्स हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, जो एक हायर आइडियल, हायर मिशन, हायर पर्पस से मोटिवेटेड हैं। एंड इनफैक्ट मुझे इस बात से भी काफी खुशी है कि इंडिया में अभी काफी अच्छी अच्छी टीम्स हैं, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ इंडिया में इस डेवलपमेंट के लिए। एंड होप करता हूँ कि हमारी जो लेजिस्लेचर है और रेगुलेटरी बॉडीज हाँ, हैं, वो भी इस चीज को रिकग्नाइज करें और इसको सपोर्ट करें, बढ़ावा दें, इंस्टेड ऑफ उसको सप्रेस करने की कोशिश करें। ग्रेट ग्रेट। सो दैट्स ग्रेट कि आपने बताया कि यू आर फ्रॉम आईआईटी कानपुर, तो आई एम श्योर कि एंड वो हिंदी इसका पता भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट उस जो टाइम पीरियड आपने इंडिया स्पेंड किया वो आज भी उतना, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव स्पेंट लास्ट 17-18 इयर्स इन यूएस, तो आज भी हम्म। लेकिन हिंदी अपनी जगह बरकरार है। सो दैट्स अ ग्रेट साइन। सो दिवाकर, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कि हम्म। लोगों को नो अगर सरल भाषा में बताना हो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, राइट, और हम्म। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पड़ी ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि लोगों की जो ये परसेप्शन है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इथेरियम और सोलाना पे पॉसिबल है, हम्म। ये जो एक नरेशन बना हुआ है, इनफैक्ट ये इंडिया में तो है ही स्ट्रांग। वो जो पोल का मैंने अभी रिजल्ट बताया, हम्म। 45% लोगों को ये श्योरिटी नहीं है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटकॉइन पे पॉसिबल है कि नहीं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? और मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो नरेशन है ये कहाँ किस हद तक सही है, और ये क्या बिटकॉइन पे पॉसिबिलिटी है कि नहीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की? हम्म। तो पहले शुरुआत करते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता होता क्या क्या, है और हाँ। इसकी जरूरत क्यों है। हम्म, तो उसके लिए पहले मैं जस्ट एक वेरी क्विकली ब्लॉकचेन के बारे में बात करना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन की भी जरूरत क्यों है। हाँ। क्योंकि हमारे पास इतने सारे अलग अलग सिस्टम्स हैं, हम्म, डेटाबेसेस कंप्यूटर्स में, 10 20 30 सालों से लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी है। हम्म, तो जो ब्लॉकचेन का पूरा उद्देश्य ये है कि हम बिना एक दूसरे पे ट्रस्ट करे, या किसी नोन इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी पे भरोसा करते हुए हम्म, हम आपस में ट्रांजैक्ट कर सकें। तो उसका एग्जांपल आप ये लीजिए कि अगर आपके पास आपके कॉर्नर पे कोई किराने की दुकान है, आप वहां जाके कुछ खरीदते हैं। कई बार जो लोग आसपास रहते हैं, उनकी जान पहचान हो जाती है दुकानदार से, तो वो बोलेंगे कि भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप मुझे ये सामान दे दो, मैं कल आके पैसे दे जाऊंगा। हम्म, तो ये एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है, और वो दुकानदार अपना रिकॉर्ड रख रहा है कि भाई इन्होंने ऐसा बोला था, ये आके दे गए हैं, कि पैसा हम्म, नहीं दे गए हैं, हम्म, नहीं दे गए हैं, तो फिर वो फोन कर सकते हैं। मान हम्म, लो कोई पैसा लेके भाग गया, तो फिर आपके पास पूरी एक मशीनरी है कि आप हम्म, पुलिस के पास जा सकते हैं, आप हम्म, कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो ये पूरे इंस्टीट्यूशंस और स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये हम्म, सारे ट्रस्ट पे बने हुए हैं कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, द पुलिस विल डू इट्स जॉब, आप ट्रस्ट करेंगे द कोर्ट्स विल डू देयर जॉब। तो ये सारी ट्रस्ट बेस्ड मशीनरी, इसके बदौलत हमारा फाइनेंशियल सिस्टम और सोसाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। हम्म, तो अब अगर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि भाई हम आपस में कैसे ट्रांजैक्ट कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू ट्रस्ट एनी इंडिविजुअल और एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कोर प्रॉब्लम ब्लॉकचेन सॉल्व करती है। तो जो बिटकॉइन का जो मेन इनोवेशन था, वो ये था कि आप अकाउंट्स अगर आपके पास हैं और उसमें आपके पास बिटकॉइन है, तो आप ट्रांजैक्शन सिर्फ सेंड एंड रिसीव, बेसिक फंक्शनैलिटी थी। हम्म, तो और थोड़ी और उससे एडिशनल चीजें आप कर सकते हैं, बट वेरी बेसिक फंक्शनैलिटी कि आप सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं इन अ ट्रस्टलेस मैनर। हम्म, कहने का मतलब ये कि अगर आपने मुझे बिटकॉइन भेजा, तो कोई भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकता है कि आपने एक्चुअली मुझे बिटकॉइन भेजा है। और मैं आपको
मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि बिटकॉइन कशीफ ने भेजा है, मेरी उनसे जान पहचान है, क्या वो सच बोल रहे हैं, क्या वो अच्छे इंसान हैं, ये सब मुझे जानने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो इंफॉर्मेशन है, उससे मैं इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकता हूँ। तो हाँ, इसमें ये दो की चीजें हैं कि एक तो परमिशनलेस एनवायरनमेंट है। कहने का मतलब ये कि कोई भी बिटकॉइन किसी को भी भेज सकता है, उसमें आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बिटकॉइन है, आप किसी को भी भेज सकते हैं। तो ये एक परमिशनलेस एनवायरनमेंट हो गया। दूसरी बात ये कि अगेन ये ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट है, मीनिंग कि आपको कि ना तो कि मुझे आप पे भरोसा करने की जरूरत है, बट इंडिपेंडेंटली कोई भी वेरीफाई कर सकता है कि आप इस अकाउंट ने इस अकाउंट को एक्चुअली बिटकॉइन भेजा है। तो अब ये एक बेसिक हमारे पास लेगो समझ लीजिए बिल्डिंग ब्लॉक हो गया है कि हम ट्रस्टलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शंस लिमिटेड हैं कि आप, भाई ठीक है, आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, लेकिन अब हम अगर और कॉम्प्लिकेटेड हमें ट्रांजैक्शंस करने हैं, मतलब हम वी आर सराउंडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? अपने घर की लीज साइन करते हैं, आपने मकान खरीदा है, आपने कुछ रेंट करी, आपने कार ली है, ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि अगर आपने लोन लिया है तो इतना इंटरेस्ट रेट है, आपको इस तरीके से उसको रीपे करना है, अगर आपने नहीं पे किया तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये सारी चीजें टर्म्स एंड कंडीशंस हो गई। तो ये मोर कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक जो है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया आया। तो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज स्टिल देयर कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, समझ लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि पूरी दुनिया में अलग अलग लोग बिटकॉइन की नोड्स रन कर रहे हैं या कोई भी और ब्लॉकचेन की नोड्स रन कर रहे हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम है, ये साथ में मिलके ब्लॉकचेन की स्टेट ट्रैक करता है। तो इसमें एक वर्ड आप सुनेंगे, कहते हैं कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब सिर्फ ये है कि हम लोग आपस में किसी कुछ चीजों पर अग्री कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर जैसे आपने मुझे कुछ बिटकॉइन ट्रांसफर किया, बिटकॉइन का कंसेंसस मैकेनिज्म विल बेसिकली गारंटी कि अगर वो ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाता है, इसका मतलब ये कि मेजॉरिटी ऑफ द नेटवर्क में कंसेंसस है कि ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली हुआ है। तो अब अगर हमारे पास ये कंसेंसस प्रॉपर्टी है, तो अब क्वेश्चन ये कि क्या हम इसमें और कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी हो कि हम कोई भी आर्बिट्री प्रोग्राम, जो भी हमारे पास लॉजिक एक्सप्रेस करनी है, वो लॉजिक अगर हम एनकोड कर सकें, ताकि ये जो नेटवर्क है ये और कॉम्प्लिकेटेड चीजों पर कंसेंसस एस्टैब्लिश कर सके, तो फिर हम ये जो मैं कॉन्ट्रैक्ट से एग्जांपल दे रहा था कि लोन है, रेंट है, लीज है, एस्क्रो है, ये सारी चीजें फिर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये मेन इनोवेशन था जो इथेरियम ने इंट्रोड्यूस किया कि सिंपल स्टेट मैनेजमेंट, जो सिंपल अकाउंट्स के बैलेंसेस चेंज हो रहे हैं, उससे आगे बढ़कर हम थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक को एक्सप्रेस कर सकें। तो ये दिस इज द प्रॉब्लम दैट द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्राइंग टू सॉल्व, एंड काइंड ऑफ द जेनेसिस ऑफ द आइडिया कि ये कहाँ से आए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अब इसमें जब भी आप लॉजिक की बात करते हैं या कुछ चीज एक्सप्रेस करने की बात करते हैं, तो वहां पर आपको कुछ लैंग्वेज चाहिए कि ये हम लॉजिक किस लैंग्वेज में एक्सप्रेस करेंगे। राइट। तो ये एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। तो ब्लॉकचेन्स के कॉन्टेक्स्ट में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कई सारी हैं, बहुत सारी ब्लॉकचेन्स की अलग अलग अप्रोचेस हैं, तो अपन उनके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये हो गया कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों और कैसे। अब आपका जो मेन सवाल था कि क्या बिटकॉइन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पॉसिबल हैं, और क्या ये ऑलरेडी पॉसिबल हैं या ये आगे चल के पॉसिबल होंगे। तो शॉर्ट आंसर मैं कहूंगा कि हाँ, बिटकॉइन पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पॉसिबल हैं, या सर्टेनली बिटकॉइन के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पॉसिबल हैं। लेकिन उसको स्टेटमेंट को पार्स करने के लिए थोड़ा हमें समझने की जरूरत है कि भाई जो की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है हमारे पास। कैसे हम क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटकॉइन के लिए है, और इसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा बिटकॉइन के लिए। तो उसमें अगर आप देखें तो मेन हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज हैं। जो पहले जो दो प्रॉपर्टीज मैंने कही थी कि ब्लॉकचेन्स में ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट होना चाहिए, परमिशनलेस एनवायरनमेंट होना चाहिए, कि कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकता है, कोई भी एग्जिस्टिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉल कर सकता है, और कोई भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकता है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सही बिहेव कर रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली हुआ है। तो ये प्रॉपर्टीज तो होनी चाहिए, बेसिक चीजें हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि भाई अगर हम कह रहे हैं कि बिटकॉइन के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि हम चाहेंगे कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटकॉइन पे जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके रिस्पॉन्स में कुछ कर सके। तो जैसे भाई मान लीजिए
आपको कोई एनएफटी खरीदना है, तो एनएफटी खरीदने का प्रोसेस क्या होता है कि आपने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपने कुछ क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करी, मान लीजिए इस केस में बिटकॉइन, जो भी उस एनएफटी का प्राइस था, अगर उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वो रिसीव हो गया तो वो एनएफटी की ओनरशिप आपके अकाउंट को ट्रांसफर कर देगी। तो ये एक सिंपल एनएफटी ट्रांजैक्शन हो गया। तो अब इसको अगर हमें स्मार्ट बिटकॉइन में एग्जीक्यूट करना है तो वो कैसे होगा? तो जैसे अगर हमने एक बिटकॉइन एड्रेस से दूसरे बिटकॉइन एड्रेस में कुछ बिटकॉइन ट्रांसफर किया और उसके रिस्पॉन्स में एक एनएफटी की ओनरशिप मेरे पास ट्रांसफर हो गई, इस तरीके की चीजें अगर हम कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि ठीक है, बिटकॉइन पे जो एक्टिविटी हो रही है उसके रिस्पॉन्स में कुछ हो रहा है। तो ये एक तीसरी प्रॉपर्टी हो गई कि हम द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन रीड व्हाट इज हैपनिंग ऑन बिटकॉइन एंड रिएक्ट टू इट, इट कैन डू स्टफ इन रिस्पॉन्स। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी जो मैं कहूंगा कि नाइस टू हैव है, नॉट अ मस्ट हैव है, वो ये कि आप ना तो सिर्फ बिटकॉइन में जो हो रहा है उसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन आप बिटकॉइन पे फिर वापस चेंजेस कर सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल मान लीजिए ये हुआ कि अगर आपने कोई लेंडिंग का कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें आपने कुछ कोलैटरल डिपॉजिट किया और उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट यील्ड मिलनी है, तो एक प्योर एनवायरनमेंट जो है उसमें आइडियली क्या होगा कि आपने बिटकॉइन डिपॉजिट किया किसी एड्रेस पे और उसमें इंटरेस्ट भी आपको बिटकॉइन पे मिल रहा है और वो बिटकॉइन वापस आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो ये भी पॉसिबल है कुछ हद तक, लेकिन इसमें कुछ कैवियाट्स हैं। वो कैवियाट्स के लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए मैं यहीं पे रुकूंगा और कहूंगा कि इन डेफिनेशंस के अंतर्गत अगर हम बोलें कि परमिशनलेस एनवायरनमेंट है, ट्रस्टलेस एनवायरनमेंट है, आप बिटकॉइन में जो हो रहा है उसके बेसिस पे रिएक्ट कर सकते हैं, आप कॉम्प्लेक्स लॉजिक एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो लॉजिक बिटकॉइन पे रहना जरूरी नहीं है, वो लॉजिक कहीं भी रह सकता है एज लॉन्ग एज ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड हैं। एंड देन एडिशनली फाइनली आप बिटकॉइन पे वापस चीजें लिख सकते हैं, बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। तो ये चारों प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाइड है तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, दिस वुड क्वालिफाई एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिटकॉइन। एंड विद दैट डेफिनेशन आई वुड क्लेम कि बिटकॉइन के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आज करंटली पॉसिबल हैं। एंड नॉट टू से कि देयर इज ओनली वन वे टू डू दिस, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ने अलग अलग अप्रोचेस करी हैं, सबके अपने अपने ट्रेड ऑफ्स हैं, लेकिन पॉसिबल है। और टू एक्सटेंड दैट अ बिट फर्दर, जो डीफाई रेवोल्यूशन हम देख रहे हैं इथेरियम और बाकी सब जगहों पर, वो सारे प्रोडक्ट्स बिटकॉइन पर बनाए जा सकते हैं। कुछ आज बनाए जा सकते हैं, कुछ नियर फ्यूचर में बनाए जा सकते हैं। और एक फाइनल चीज मैं बोलना चाहूंगा इस टॉपिक पे कि इनमें भी हम इसमें डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन एक एक इंटरेस्टिंग आइडिया ये है कि अगर क्रिप्टो में कोई भी आइडिया सक्सेसफुल है या कोई भी आइडिया वर्थ बिल्डिंग है, तो वो बिटकॉइन पर भी सक्सेसफुल होगा, बिटकॉइन पर भी वर्थ बिल्डिंग होगा। एंड आर्ग्यूबली बिटकॉइन पे भी जो इन आइडियाज का इम्प्लीमेंटेशन है, there is no reason why they can't be as successful, if not more successful, as other implementations of those ideas. क्योंकि Bitcoin has the largest market cap, Bitcoin has the largest awareness, Bitcoin has the largest user base, Bitcoin has the most institutional investment. तो बहुत सारी चीजें हैं जो Bitcoin के फेवर में हैं। And in fact, I would say कि security और robustness के मामले में देखिए, Bitcoin has survived so much, like no other chain even comes closer. भले ही मतलब चाइना में माइनर्स को बैन कर दिया या दुनिया भर के अटैक्स हुए हैं, जो टेस्ट ऑफ टाइम बिटकॉइन ने स्टैंड किया है, if we can bring more capabilities to Bitcoin and we can activate all of that capital, that's worth pursuing. तो तो हाँ, hopefully that addresses जो आपके जो तीन क्वेश्चन थे, and we can continue the conversations from there. Amazing. So basically you are saying कि जो बिटकॉइन के जो कोर प्रॉपर्टीज है, जो उसके एडवांटेजेस है, उस अगर जितनी भी चीजें जो और जगह पे हो रही है और वो ब्लॉकचेन्स पे हो रही है, पूरे इकोसिस्टम में हो रही है बिटकॉइन को छोड़ के, वो सारी चीजें बिटकॉइन पे पॉसिबल है। बिल्कुल। और वो उसी से रिलेटेड मेरा सेकंड क्वेश्चन भी है कि बिटकॉइन को का एक नरेशन अच्छा खासा बन रहा था कि एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, और आज भी वो कहीं ना कहीं वो जो नरेटिव है स्टोर ऑफ वैल्यू और वो गोल्ड का जो मार्केट कैप है उसको सरपास कर जाएगा,
और हम ये देखते हैं कि जो जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं यूएस में, माइक्रो स्ट्रेटजी ने जब से किया उसके बाद से 40 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज ने अपनी ट्रेजरी में बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया। कल को कंट्रीज भी बिटकॉइन को एज अ ट्रेजरी एसेट जो है वो अपना रिजर्व एसेट की तरह उसको उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो ऑलरेडी जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है बिटकॉइन की वो 350 ट्रिलियन प्लस है। तो तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ दिवाकर कि क्या वाकई में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम इथेरियम, सोलाना, कार्डानो ये सब कर रहे थे, तो ऐसा क्या है कि जो बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने से क्या वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ डिफरेंट होगा क्या, जो अभी तक कुछ एक्सप्लोर नहीं हो पाया अभी तक? क्या वो डिफरेंट होगा, क्या कुछ वो ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा या इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा सिक्योर होगा, जो अभी तक दूसरी ब्लॉकचेन्स पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो अभी तक हमने इंडस्ट्री ने भी देख नहीं पाई है, या आने वाले समय में वो पता लगेगा कि बिटकॉइन के ऊपर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इट इज मच डिफरेंट फ्रॉम द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज देयर ऑन द अदर ओपन ब्लॉकचेन्स? लेट्स सी वेयर टू स्टार्ट। तो जो आपने जो इन स्टार्टिंग में बोला कि बिटकॉइन ने एक नैरेटिव एक एस्टैब्लिश हो गया है कि बिटकॉइन इज अ गुड स्टोर ऑफ स्टोर वैल्यू, ऑफ वैल्यू। एंड आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज अ साउंड नैरेटिव, एंड बिटकॉइन ने, आप कह सकते हैं कि वो मार्केट कॉर्नर कर लिया है। इट इज हाईली अनलाइकली कि कोई और ब्लॉकचेन या कोई और क्रिप्टो प्रोजेक्ट will replace Bitcoin, क्योंकि हाँ। Bitcoin has a an anomalous and unique history। उसको replicate करना बहुत मुश्किल है। तो अभी वो establish हो चुका है। तो पॉइंट इज कि इतना सारा कैपिटल अभी बिटकॉइन में लॉक्ड है, राइट? लाइक अभी आज का मार्केट कैप 1 ट्रिलियन से थोड़ा कम है, बट ऑब्वियसली इट हैज क्रॉस्ड 1 ट्रिलियन इन द पास्ट। तो आप सोचें कि ये 1 ट्रिलियन जो कैपिटल है, फॉर द मोस्ट पार्ट दिस कैपिटल इज जस्ट सिटिंग आइडल, राइट? मतलब जो क्रिप्टो में बोलते हैं हॉडल, तो लोग बिटकॉइन खरीद के बैठे हुए हैं बस, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद दैट बिटकॉइन, एंड दैट हैज बीन द बेस्ट थिंग टू डू विद बिटकॉइन सो फार, कि आप बस खरीद के बस बैठे रहिए और खरीदते रहिए और बस, ठीक है। एंड बट द क्वेश्चन देन यू हैव टू आस्क इज, कैन वी डू बेटर? अगर हमने बिटकॉइन में इतना इन्वेस्ट किया है, आप ऑलरेडी इतना कैपिटल लगा चुके हैं, तो देन इट इज वर्थ आस्किंग, भाई व्हाट एल्स कैन यू डू विद इट? तो आई वुड से कि जो जो लोग बिटकॉइन के सपोर्टर्स हैं या प्रोपोनेंट्स हैं, जैसे कई लोगों ने मुझे कहा है कि लाइक बिटकॉइनर्स को डीफाई एनवी है, कि वो देखते हैं कि भाई इथेरियम में इतना सब चल रहा है, तो इस प्रोटोकॉल में यील्ड फार्मिंग हो रही है और इसमें इतना रिटर्न मिल रहा है, और ये एनएफटीज में देखो इतना सब हो रहा है, एंड बिटकॉइन इज काइंड ऑफ लेफ्ट आउट ऑफ दैट एक्शन। बिटकॉइन इज नोवेयर इन दैट। And so the question is, can we unlock that, and can we somehow allow all of this capital to be activated and participate in all of these innovations that are happening? तो हम Bitcoin के ऊपर NFTs कर सकते हैं, Bitcoin के ऊपर yield farming क्यों नहीं कर सकते, Bitcoin के ऊपर interesting lending products क्यों नहीं बना सकते? एंड कुछ लोगों ने कोशिश करी है, लेकिन जो ट्रिकी पार्ट है वो ये है कि जैसे अगर आपको बिटकॉइन पे, जैसे एक ब्लॉकफाई करके कंपनी है, तो उनके पास एक इंटरेस्ट यील्ड प्रोडक्ट टाइप का है कि आप अपना बिटकॉइन डिपॉजिट करिए और उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन उसमें आपको अपना बिटकॉइन एक्चुअली में ट्रांसफर करना पड़ रहा है किसी को। तो अगेन द क्वेश्चन इज ट्रस्ट, that you have to trust this other party to do what they're saying, so there is counterparty risk. So the जो holy grail जो है वो ये है कि भाई can you be in full control of your bitcoin, आपको कहीं किसी को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, and still be able to participate in some of these things. And at least जो stacks में जो core कुछ innovations हैं, उनके जरिए all of these things are possible. And to answer your other question कि क्या ऐसे smart contracts या चीजें possible हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी हैं, the answer to that is also yes, कि there are things that are uniquely possible with stacks and clarity on Bitcoin जो पहले possible नहीं थी। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि most NFTs जो हैं, they effectively act as just static assets, right? कि आपने NFT खरीदा and it's like a trading card, maybe उसकी value बढ़ेगी over time, maybe नहीं बढ़ेगी, but it's effectively the same as it's a non-programmable asset. आपने एक बार NFT ले लिया, all you can do with NFT is transfer or sell, right? That's it. और कुछ नहीं कर सकते आप उसके साथ। तो stacks में इसके लिए हमें थोड़ा सा proof of transfer और stacking के बारे में बात करनी पड़ेगी।
तो हम उसको मे बी थोड़ा डिटेल में आगे देख सकते हैं। बट एक जो क्विक जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि स्टैक के जरिए आप ऐसे एनएफटीज कर सकते हैं, जो आप एनएफटी आपने खरीदा और वो एनएफटी ऑटोमेटिकली आपको बिटकॉइन इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक अ पैसिव इनकम। आपने एनएफटी खरीदा एंड इट विल स्टार्ट जनरेटिंग सम बिटकॉइन यील्ड फॉर यू विदाउट यू डूइंग एनीथिंग। एंड तो इसमें ना तो सिर्फ यूजुअली एनएफटीज की वैल्यू कैसे क्रिएट होती है, इट्स अबाउट कम्युनिटी एंड इट्स अबाउट परसीव्ड वैल्यू। अगर बहुत सारे लोग, जैसे क्रिप्टो पंक्स है, एनएफटीज की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, मच लाइक अदर क्रिप्टो करेंसीज आल्सो, but the value comes from the fact that there is appetite and demand and people think it is valuable. And stacks के साथ आप बिटकॉइन पे जो एनएफटीज क्रिएट कर रहे हैं, इट हैज द सेम प्रॉपर्टीज कि उसकी वैल्यू जो है इट कैन बी बेस्ड ऑन परसीव्ड वैल्यू। इफ अदर पीपल थिंक इट इज वैल्यूएबल, इट बिकम्स वैल्यूएबल, बट इट आल्सो हैज इंट्रिंसिक वैल्यू because now it is generating bitcoin yield for you. So in a sense you can put a floor on the price of an nft based on how much yield it is generating for you. तो आप कह सकते हैं भाई अगर ये nft मैंने 10 साल के लिए होल्ड किया, no matter what other people think of this nft, it will generate this much bitcoin for me. तो ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी तक पॉसिबल नहीं थे। एक और एग्जांपल है, एक टीम है स्टैक्स के इकोसिस्टम में जो एक लैंडिंग प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। इसमें मतलब बिटकॉइन का रिलेशनशिप थोड़ी कम है, लेकिन एग्जांपल इज स्टिल वैलिड, विच इज कि मान लीजिए आपने कोई लैंडिंग प्रोडक्ट बनाया, आपने लोन लिया, तो आपने कुछ कोलैटरल जमा किया, उसके बेस उस पे रिटर्न में आपको कुछ लोन मिला। तो वो जो लोन है, आपने जैसे मान लीजिए कोलैटरल डिपॉजिट किया, तो वो लोन को पे बैक करने के लिए आप नॉर्मली यू विल रिटर्न दैट कोलैटरल और रिटर्न द लोन, यू विल गेट बैक योर कोलैटरल। बट इस केस में दैट कोलैटरल कैन अर्न द बिटकॉइन yield while it is sitting there, and it can pay back parts of that loan over time automatically. Oh, so that's तो awesome. आपको तो ये इस तरीके की चीजें जनरली कोलेटरल, नॉर्मल ट्रेडिशनल फाइनेंस में कोलेटरल मेरा होता ही नहीं है। वो तो जिसके पास है वो उसके कस्टडी में वो उसका या उसको स्टोर करे या उसको यूज करे। बट आप ये कह रहे हो कि उनकी कस्टडी में रहते हुए भी वो मेरे को गेन करे, वो इंटरेस्ट जो है आप कह सकते हैं कि भाई ये जो इंटरेस्ट है ये मेरे लोन पेमेंट में चले जाना चाहिए। तो क्या ये ऑलरेडी ऐसे एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, ऐसी एनएफटी की मार्केट आ चुकी है? हाँ, तो ये एनएफटीज वाला जो एप्लीकेशन था वो ऑलरेडी लाइव है। ये जो मैंने लैंडिंग प्रोडक्ट बताया ये अभी इन डेवलपमेंट है, लेकिन अगले कुछ महीनों में लाइव होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि ऑल ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आर हैपनिंग, दे आर हैपनिंग राइट नाउ। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं अभी। एक चीज और दिवाकर, क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो क्लियर, मतलब इसको अगर मैं, चलो उस पे बाद में आता हूँ मैं, ठीक है बाद में आता हूँ, क्योंकि मैं वही समझना ये भी चाहता हूँ कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो ओपन ब्लॉकचेन्स जो बाकी अलग है, जैसे इथेरियम, सोलाना, कार्डानो, इन सब पे है, और जो ये जिस लैंग्वेज को ये के ऊपर जो बिल्ट हो रहे हैं, और जो हमारी क्योंकि लैंग्वेज यहाँ पे क्लैरिटी है, तो उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। वो अगला क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि लोगों को पहले ये बता दें कि एक्चुअली में स्टैक्स है क्या। सबसे पहले मैं लेमैन लैंग्वेज में समझना चाहूंगा कि स्टैक्स ब्लॉकचेन है क्या और इसके पीछे आइडिया क्या है, राइट? और स्टैक्स ने बिटकॉइन को क्यों ऑप्ट किया, राइट? मतलब ये भी मेरा एक क्वेश्चन है। और ये किस तरीके से, आपने वैसे तो ये आंसर कर दिया है, बट जो बिटकॉइन का जो पोटेंशियल था एज अ बेस लेयर, किस तरीके से उसको ये अनलीश करेगी? तो सबसे पहले जो आपने पूछा स्टैक्स क्या है, तो ब्लॉकचेन, थोड़ी बहुत मुझे ब्लॉकचेन टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं ऑलरेडी अपोलोजाइज करता हूं आपके ऑडियंस से। लेकिन स्टैक्स को हम कह सकते हैं इट इज अ लेयर 1 ब्लॉकचेन। लेयर 1 कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि ये किसी और ब्लॉकचेन की साइड चेन है या लेयर 2 ब्लॉकचेन की तरह है। ये एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है। और इसमें 2 की इनोवेशंस हैं। पहला है जो कंसेंसस मैकेनिज्म है, जो माइनिंग मैकेनिज्म है। तो हर ब्लॉकचेन में जो माइनर जो होते हैं, तो माइनर क्या करते हैं, माइनर करते हैं कि, और ये माइनिंग जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये हर कॉन्टेक्स्ट में उसका एक ही मतलब होता है कि आप किसी एक वैल्यूएबल चीज को किसी दूसरी वैल्यूएबल चीज में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप गोल्ड माइन है आपके पास, तो आप जो सारा ह्यूमन कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी पावर कॉस्ट है, वो सब आप कन्वर्ट कर रहे हैं गोल्ड में, यू गेट समथिंग ऑफ वैल्यू। बिटकॉइन में आप क्या कर रहे हैं, बिटकॉइन में आप अगेन इलेक्ट्रिसिटी, सीपीयू साइकिल्स, पावर, इनको आप कन्वर्ट कर रहे हैं बिटकॉइन में। तो स्टैक्स का जो एक इनोवेशन था है जो माइनिंग में जो है, वो ये कि भाई
अगर बिटकॉइन माइनर्स ऑलरेडी ये मेहनत कर चुके हैं तो हम उसी को क्यों ना लेवरेज करें। तो जो स्टैक्स की कंसेशन मैकेनिज्म को एक तरीका सोचने का है कि ये रिसाइकल्ड प्रूफ ऑफ वर्क है। तो जैसे प्रूफ ऑफ वर्क में आपने इलेक्ट्रिसिटी को बिटकॉइन में कन्वर्ट किया, तो स्टैक्स में हम बिटकॉइन को स्टैक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो स्टैक्स के माइनर्स जो हैं वो इंस्टेड ऑफ बर्निंग अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड सीपीयू साइकिल्स, दे जस्ट से कि भाई हम आई विल स्पेंड सम बिटकॉइन एंड in exchange for that bitcoin I will get the opportunity to maybe mine a block। तो आप एक probability distribution में आप fit हो जाएंगे और उसमें there is a random function जो choose करेगा कि कौन next block mine कर सकता है। तो ये first innovation हुआ। second innovation ये कि अब मान लीजिए आपके पास 10 माइनर्स हैं, ये 10 माइनर्स कुछ बिटकॉइन उन्होंने कमिट किया कि भाई ठीक है मैं इतनी बिटकॉइन स्पेंड करने के लिए तैयार हूं अगर मैं नेक्स्ट ब्लॉक माइन कर पाऊंगा। तो अब ये जो बिटकॉइन प्रोटोकॉल के पास इकट्ठा हुआ, इस बिटकॉइन का क्या हो रहा है। तो ये जो सेकंड इनोवेशन है ये कि अब जो प्रोटोकॉल है वो ये कह सकते हैं कि ये सारा जो बिटकॉइन माइनर्स जमा कर रहे हैं ये बिटकॉइन हम वापस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं स्टैक्स इकोसिस्टम में। तो प्रोटोकॉल में एक बिल्ट इन मैकेनिज्म है कॉल्ड स्टैकिंग, जिसमें कि बिटकॉइन जो माइनर्स बिटकॉइन स्पेंड कर रहे हैं वो बिटकॉइन रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टू क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोटोकॉल। तो दिस इज अ मैकेनिज्म कॉल्ड स्टैकिंग। और जो कंसेंसस मैकेनिज्म जो मैंने बताया वो प्रूफ ऑफ ट्रांसफर हम कहते हैं। तो जैसे प्रूफ ऑफ वर्क बिटकॉइन में हो गया, प्रूफ ऑफ स्टेक जो नई कई सारी प्रोटोकॉल्स हैं उनमें प्रूफ ऑफ स्टेक हो गया, और स्टैक्स में हम प्रूफ ऑफ ट्रांसफर कहते हैं। तो ये दो कोर इनोवेशंस हो गए कंसेंसस के अराउंड एंड दिस एबिलिटी टू रीडिस्ट्रीब्यूट बिटकॉइन। जो तीसरा इनोवेशन है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज के ऊपर है कि हमने एक नई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज स्टैक्स में देखी जिसको हम क्लैरिटी कहते हैं। और उसके पीछे थिंकिंग ये थी कि जो ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है ये ब्लॉकचेन बहुत ही यूनिक एनवायरनमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने जावास्क्रिप्ट लिख दी और कोई भी और किसी लैंग्वेज में लिख दिया प्रोग्राम, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हर सॉफ्टवेयर में बग्स होते हैं, ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। कोई भी एकदम ऐसे परफेक्ट सॉफ्टवेयर नहीं लिखता है। तो गिवन द फैक्ट कि बग्स होते हैं सॉफ्टवेयर में, यू हैव टू जज कि उन बग्स को फिक्स करने का ओवरहेड कितना है। तो अगर आपके पास कोई वेब ऐप है या आप कुछ सर्विस चला रहे हैं तो बग्स फिक्स करने का कॉस्ट रिलेटिवली लो होता है, क्योंकि आपने नया सॉफ्टवेयर रिलीज कर दिया, लोगों ने नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया। अगर कोई वेब ऐप है तो सॉफ्टवेयर ट्रांसपेरेंटली अपग्रेड हो गया, यूजर्स को कुछ डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। तो ओवरहेड ऑफ फिक्सिंग बग्स इज प्रीटी लो। लेकिन ब्लॉकचेन्स में बग्स अगर होते हैं तो उनका ओवरहेड फिक्स करने का बहुत हाई है और कई बार इम्पॉसिबल है। जैसे अभी लास्ट वीक या 2 हफ्ते पहले पॉली नेटवर्क का एक हैक था। हाँ। जिसमें $600 million वर्थ ऑफ एसेट्स वर लॉस्ट। एंड ठीक है भाई, उसके बाद बहुत ड्रामा हुआ, उनको एसेट्स वापस मिल गए, बट पॉइंट इज कि वो बग उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, एंड देयर इज रियल कॉस्ट टू कैपिटल एंड दीज लॉसेस आर वेरी हार्ड टू कोर्स करेक्ट। तो जो स्टैक्स के जो डेवलपर्स थे उनका ये सोचना था कि वी शुड ट्रेड ऑफ सेफ्टी ओवर कन्वीनियंस। तो जैसे कई और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन्होंने क्या ट्रेड ऑफ किया कि भाई ये लैंग्वेज दिखने में जावास्क्रिप्ट जैसी है, तो बहुत सारे जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स के लिए एकदम फेमिलियर एनवायरनमेंट है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई ठीक है फेमिलियर एनवायरनमेंट है लेकिन जावास्क्रिप्ट में बग्स फिक्स करना इजी है, लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में बग्स फिक्स करने का कॉस्ट बहुत हाई है। तो क्या हम ऐसी लैंग्वेज डिजाइन कर सकते हैं जिसमें बग्स बाय डिजाइन कम इंट्रोड्यूस होंगे, या कई क्लासेस ऑफ मिस्टेक्स आर जस्ट इम्पॉसिबल टू मेक, एंड कैन बी डिजाइन अ लैंग्वेज जिसमें कि हम बहुत अच्छी टूलिंग उसके अराउंड क्रिएट कर सकते हैं, ताकि जो डेवलपर्स हैं उनको अप फ्रंट फीडबैक मिले, अप फ्रंट डिबगिंग फैसिलिटीज मिले, ताकि वो एट द आउटसेट जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखें दैट इज ऑफ मच हायर क्वालिटी, एंड कैन बी प्रोड्यूस अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज जिसमें जो एवरेज यूजर है। अब आज अगर आप इथेरियम में या किसी भी और ब्लॉकचेन में आप कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कंपाउंड, मेकर, डाई, कुछ भी आपने इंटरैक्ट कर रहे हैं आप इन सब प्रोडक्ट से, मोस्ट पीपल हैव नो आइडिया कि क्या कोड है उसके पीछे। you're काइंड ऑफ ट्रस्टिंग कि भाई बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। क्योंकि द पॉइंट इज अगर आप कोई सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो इट इज कंपाइल्ड इनटू ईवीएम बाइट कोड। अब वो बाइट कोड
हमारे ह्यूमंस के पढ़ने के लिए नहीं बना है ना, वो कंप्यूटर्स के पढ़ने के लिए बना है। तो फॉर ए एवरेज पर्सन इट्स वेरी हार्ड टू नो कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हो क्या रहा है। यू काइंड ऑफ ब्लाइंड फेथ ट्रस्ट करके आप भरोसा करिए। तो हम क्लैरिटी में एक और प्रिंसिपल ये था कि लेट अस मेक इट इजी फॉर बोथ ह्यूमंस एंड मशीन्स टू अंडरस्टैंड। तो जैसे क्लैरिटी में द फुल कॉन्ट्रैक्ट कोड लिव्स ऑन द ब्लॉकचेन, कोई उसमें इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है, कोई कंपाइल्ड बाइट कोड नहीं है। जो प्रोग्रामर ने लिखा है वही आप ब्लॉकचेन पे डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत जो लैंग्वेज के जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके से बनाएगी कि आप उस पर बहुत स्टैटिक एनालिसिस टूल्स क्रिएट कर सकते हैं, आप कॉस्ट एस्टिमेशन टूल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे अगर आपको माइनर है तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने से पहले आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट कितना होगा, तो आपको गैस वर्क की जरूरत नहीं है कि भाई गैस फीस कितनी डालनी पड़ेगी। सिमिलरली यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मान लीजिए मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ना है या मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्लैरिटी में एक फीचर है पोस्ट कंडीशंस कहते हैं हम लोग। तो उसमें आप कह सकते हैं भाई ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो भी कर रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कुछ कंडीशंस इंपोज करूंगा कि नो मैटर व्हाट दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डज। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं भाई ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो भी करे ये मेरे अकाउंट से 10 टैक्स से ज्यादा मूव नहीं कर सकता। तो आप लिमिट कर सकते हैं कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितना डैमेज, एक्सीडेंटल डैमेज क्रिएट कर सकता है। तो यू वी गिव मोर कंट्रोल टू द एंड यूजर कि भले ही आपको पता नहीं है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है क्या हो रहा है, यू कैन स्टिल कंट्रोल व्हाट इट कैन डू टू योर अकाउंट। तो आप कह सकते हैं भाई इससे ज्यादा बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, या एक ही एसेट ट्रांसफर होना चाहिए, एग्जैक्टली इतने ही स्टैक्स ट्रांसफर होने चाहिए। तो ये सारी इनोवेशन क्लैरिटी में थी। एंड द थिंकिंग देयर वाज कि दिस इज अ हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का सा है, आपको सीरियसली इसको इसके लिए सोचना है। एंड इट डिजर्व्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज पर्पस बिल्ट फॉर दिस एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है कि हमने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रिपर्पस कर लिया, लेकिन फिर एक ग्राउंड अप डिजाइन एक सोचा कि भाई क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं टू मेक दिस लैंग्वेज वर्क फॉर दिस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। तो ये कुछ इनोवेशंस हैं क्लैरिटी के पीछे, जो कंबाइंड विथ जो स्टैक्स की जो कंसेंसस मैकेनिज्म है, वी थिंक कि ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं जो हमें लगता है कि बाकी ब्लॉकचेन से थोड़े हटकर हैं, और कई बेनिफिट्स और एटलीस्ट डिफरेंट सेट ऑफ ट्रेड ऑफ्स हैं प्रोग्रामर्स के लिए। तो वो आप चूज कर सकते हैं कि भाई ये आपके एप्लीकेशन के लिए आपको ठीक लग रहा है कि नहीं। आपकी बात सुन के दिवाकर ऐसा लग रहा है, मतलब I wish I could tell you my excitement because I got the answer what I was looking at. हाँ मैं बार बार जो ऑडियंस को, दिवाकर को ये अपने पिछले क्वेश्चन में ये फोकस करना चाह रहा था कि क्या जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो स्टैक्स के जो बना रहा है, जो बिटकॉइन के लिए जो काम कर रहा है, और जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं क्लैरिटी, और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हमने अभी तक देखे हैं दूसरे ब्लॉकचेन्स पे, क्या उनकी उनकी सिक्योरिटी पे क्या कोई डिफरेंस होगा? और कहीं ना कहीं वो आंसर मिल गया। वो कैसे? अब वो क्लैरिटी हो गई उस आंसर की, क्योंकि दिवाकर का सिंपल सा ये कहना है कि जो क्लैरिटी लैंग्वेज है वो फार बेटर लैंग्वेज है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग सिक्योर कोड्स। ठीक है, उसके अंदर जो बग्स मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं बग्स उसके अंदर नहीं, बग्स उसके अंदर भी हो सकते हैं, बट वो लैंग्वेज इस तरीके से डिजाइंड है कि उसके अंदर जो बग्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। प्लस जब आप कोड को लिख रहे होते हैं तो उसी टाइम अगर कोई बग्स है या आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली अलर्ट दे देता है डेवलपर को, या उसको चेंजेस करने के लिए मोटिवेट करता है कि भाई ये यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग आउट है। और जो इनिशियल लेवल से जब वो बग्स के अंदर क्लैरिटी होती है वो लैंग्वेज के अंदर, और वो लैंग्वेज जब बिल्कुल ओपन और ट्रांसपेरेंट है, मतलब एक यूजर भी जाके उस लॉजिक को पढ़ सकता है ब्लॉकचेन पे, व्हाट दिवाकर इज सेइंग। और वो बग्स जब बेस लेवल से ही जब उसके अंदर नहीं होते हैं, तो जब उसके ऊपर जब कोई डैप या डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जब डेवलप होती है तो वो सिक्योर होती हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिडिटी। और जो सॉलिडिटी के अंदर बताया कि जो बग्स हैं उनको वहां पे उसकी जो चांसेस है वो ज्यादा है। और मैं इस बात को इस बात से प्रूव कर देता हूं कि आपने डीफाई के अंदर जितने एक्सप्लॉइट होते देखे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, जब से डीफाई ग्रो किया है, आई एम श्योर कि जिस जैसे जैसे ग्रो कर रहा है उसके अंदर हैक्स भी बढ़ रहे हैं। और पॉली नेटवर्क क्लासिक एग्जांपल था कि किस तरीके से उसके अंदर बग्स एक्सप्लॉइट हुए। अब होता क्या है, मैं इसको नटशेल में बताना चाहूंगा। अब ये बाहर से जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक,
यूएस का फेडरल रिजर्व ये बाहर से देख रहा है इस इंडस्ट्री को, और वो कह रहा है कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि डीफाई जो है वो पूरी बैंकिंग सेक्टर को शिफ्ट कर ले जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये कैसे होगा कि दिन आए दिन कोई ना कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर इस तरीके से जैसे जैसे स्टेक्स बढ़ रहे, अटैक्स बढ़ रहे, तो जो जेपी मॉर्गन है या स्टैब्लिश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो किधर जाएंगे? वो ऑब्वियस है, वो उस जगह जाना पसंद करेंगे जहां पे जो एक्सप्लॉइट की जो रेट है या जहां पे जो सिक्योर कोड है जिसकी हिस्ट्री स्टेबल होगी, सिक्योर होगी, और कहीं ना कहीं वही तो बिटकॉइन है। आज अगर जो कंपनीज है 40 से ऊपर कंपनीज उसको ट्रेजरी रिजर्व में अपने एसेट्स को इंक्लूड कर रही है बैलेंस शीट में, और अपना रिजर्व एल सेल्वाडोर कह रहा है कि बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर, राइट? उसने डैश को तो लीगल टेंडर नहीं बोला ना, उसने डिजीबाइट को तो लीगल टेंडर, उसने डोज को लीगल टेंडर नहीं बोला, उसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर रखा किसी को सोच के, उसकी उसके ट्रैक रिकॉर्ड, उसका नेटवर्क इफेक्ट देख के। तो यही क्लैरिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिटकॉइन के ईथोस को लाना चाह रही है। जो बिटकॉइन की जो सॉलिड फाउंडेशन है वो क्लैरिटी के अंदर, इसीलिए क्लैरिटी को ऑप्ट किया गया है। आई होप आई वाज एबल टू कनेक्ट विद यू दिवाकर, एंड आई होप आई एम राइट इन दैट। हाँ हाँ, डेफिनेटली आपने अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। एक चीज बस मैं बोलूंगा जो आपने पहले भी कवर किया था बट वर्थ रिपीटिंग, कि ऐसा नहीं हम लोग कह रहे हैं कि क्लैरिटी में खराब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखना इम्पॉसिबल है। हाँ, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप बग्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि it should be hard to write buggy programs, and it should be easy to write tools to make it easier for programmers. तो ये दो चीजें हैं। जैसे अभी आई वुड से कि हम लोग स्टिल अर्ली स्टेजेस में हैं अराउंड द डेवलपर टूलिंग, लेकिन ये हम लोगों का, एटलीस्ट मेरी जो कंपनी है, ये हमारा फोकस एरिया है कि हम इतने बढ़िया टूल्स आपको दें जो आप कह रहे थे कि वो ऑटोमेटिकली फ्लैग कर देगा। हम वहाँ वी आर नॉट क्वाइट देयर, बट वी विल गेट देयर, क्योंकि जो फाउंडेशन है वो है, फाउंडेशन सही जगह पर है। और अगेन गोइंग बैक टू दिस आइडिया कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरीके से डिजाइंड है कि आप इस तरीके के टूल्स इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमारे पास एक विजुअल स्टूडियो के लिए एक्सटेंशन है जो बेसिक चीजें करता है कि आप वो बेसिक सिंटैक्स एरर्स फ्लैग कर देगा, बेसिक चीजें करेगा। लेकिन इन फ्यूचर जो चीजें आप कह रहे हैं ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि हम ऑटोमेटिक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज या एंटी पैटर्न्स हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में जो नोन बग्स हो सकते हैं वो हम ऑटोमेटिकली फ्लैग कर सकते हैं, या कोई अगर हम देख रहे हैं कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इस तरीके से चीज हो रही है, मे बी एक बेटर तरीका है करने का, तो वो रिकमेंडेशंस, ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी इन द फ्यूचर क्योंकि फाउंडेशन इज देयर। राइट, गॉट योर पॉइंट। दिवाकर, मैं क्विक चाहूंगा कि आप अपने हमारी ऑडियंस को ये भी बताओ कि वाकई में क्या डीफाई आ चुका है, और ये जो जितना भी जो एप्लीकेशंस हैं, डैप्स हैं, ये ऑलरेडी क्या स्टैक्स के ऊपर आ चुकी हैं? और अगर आ चुकी है तो इफ यू कैन गिव अस थ्रू अस अ नंबर के कुछ कितनी एप्लीकेशन इस टाइम आ चुकी हैं, या टोटल वैल्यू लॉक अगर जो डिफाई स्पेस में जो बिटकॉइन पे अगर वो कितना आ चुका है, इफ यू कैन जस्ट गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ एन आइडिया। और इफ यू कैन आल्सो टेल अस, जैसे हम लोग यूनिस्वाप को देखते हैं, 1inch देखते हैं यहाँ पे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कितनी तेजी से ग्रो कर रही हैं, तो क्या ऑटोमेटेड मार्केट मेकर्स इस पे भी आएंगे, स्टैक्स पे भी आएंगे, या पॉसिबिलिटी है? हाँ, तो टू आंसर, लेट्स सी, आपका जो क्वेश्चन था कि क्या ये एप्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, लाइव मतलब, हैं? हाँ। तो आई वुड से कि काफी सारी एप्स इन डेवलपमेंट हैं, बहुत सारी टीम्स अभी, मतलब मे बी जस्ट टू सेट कॉन्टेक्स्ट हियर, स्टैक्स का मेननेट लॉन्च था जनवरी में इस साल। तो अभी हमें लगभग 7 महीने हुए हैं जब से ये ब्लॉकचेन लाइव है। इन 7 महीनों में बहुत सारे टीम्स और बहुत सारे एप्लीकेशंस ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन कई सारे इन प्रोग्रेस हैं। तो हमारे इकोसिस्टम में मे बी आपने, आपके ऑडियंस ने देखा होगा, एक स्टैक्स एक्सेलरेटर करके कुछ लोगों ने चालू किया था, विच इज काइंड ऑफ लाइक अप्लाइंग द वाईसी मॉडल टू स्टार्टअप्स इन स्टैक्स। तो अभी उनका फर्स्ट बैच जो है वो अगले महीने डेमो डे होने वाला है उनका। तो इस पहले बैच में आप देखेंगे बहुत सारे डिफाई प्रोडक्ट्स जो हैं, बहुत सारे डिफाई एप्लीकेशंस लॉन्च होने वाले हैं। आपने ऑटोमेटेड मार्केट मेकर और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात करी, तो उसमें भी एटलीस्ट मेरी जानकारी में कम से कम 4-5 टीम्स हैं जो इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, जो आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च होंगी। तो स्टिल वेरी अर्ली डेज, लेकिन ये सारी चीजें इन प्रोग्रेस हैं, इन डेवलपमेंट हैं। सेकंड, आपने पूछा था कि सम सेंस ऑफ कि कितना टोटल वैल्यू लॉक्ड कितना है अभी। तो आई वुड से जो हमारा एक बिल्ट इन
मतलब प्रोटोकॉल स्टैक्स के अंदर एक बिल्ट इन डीफाई प्रोडक्ट है, जो जिसको हम स्टैकिंग कहते हैं। तो स्टैकिंग में द आइडिया इज कि आप अपने STX आप लॉक कर सकते हैं, तो आपको कहीं ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। दे नेवर लीव योर वॉलेट, दे नेवर लीव योर कस्टडी, लेकिन आप उनको लॉक कर सकते हैं। एंड दैट लॉकिंग हैज सम बेनिफिट्स टू द नेटवर्क, इट एनकरेजेस ऑनेस्ट माइनर बिहेवियर, और भी कुछ कुछ प्रोटोकॉल डिटेल्स हैं। तो लेकिन आपको ये लॉक करना है, और आप पीरियड दे सकते हैं कि भाई मैं इसको 3 महीने के लिए लॉक करना चाहता हूँ, मैं 5 महीने के लिए लॉक करना चाहता हूँ, और उसके रिटर्न में आपको बिटकॉइन यील्ड मिलेगी। तो दैट इज अ बिल्ट इन डीफाई प्रोडक्ट, दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल। तो ये स्टैकिंग में जैसे 2 हफ्ते की साइकिल्स होती हैं, और हर साइकिल में हम लोग, आप देख सकते प्रोटोकॉल में आप ट्रैक कर सकते हैं कि भाई कितना अमाउंट लॉक्ड है। तो जैसे अभी जो करंट साइकिल चल रही है, उसमें लगभग $500 मिलियन लॉक्ड है That's amazing. already. And ये number has even gone higher in the past, and of course it's a function of कि stacks की price कितनी है, but point is कि बहुत significant already, अगर आप DeFi Llama पे अगर आप compare करें, and आप सिर्फ dollar value अगर lock देख रहे हैं, तो just by looking at that, it's probably in the top 10. मैंने अभी check नहीं किया है, तो मुझे exact number पता नहीं है। तो that gives you a sense कि क्या demand है और क्या appetite है, and once more of these DeFi products go live and become available, then हमें तो उम्मीद ही है कि और लोग भी स्टैक्स का पोटेंशियल उस तरीके से देखेंगे और समझेंगे, जैसा कि हम लोग देखते हैं और समझते हैं, and then that we will see a similar demand translate to some of those other applications as they go live. तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, स्टैक्स का जो टोकन का अगर यूज केस इफ यू कैन टेल अस, क्या वो जैसे इथेरियम एज अ गैस यूज होता है इथेरियम ब्लॉकचेन हाँ पे, तो क्या स्टैक्स का हाँ कुछ यूज केस बता सकते हैं? स्टैक्स टोकन का क्या यूज है? हाँ, स्टैक्स टोकन को आई थिंक दैट इज द राइट एनालॉजी टू थिंक ऑफ इट एज अ फ्यूल और गैस फॉर ट्रांजैक्शंस। तो हम हमारे लिए हम बिटकॉइन को एक सेटलमेंट लेयर की तरह देखते हैं कि स्टैक्स ब्लॉकचेन पे जो भी चीजें हो रही हैं, इवेंचुअली दे आल्सो गेट सेटल्ड ऑन बिटकॉइन। तो आपके पास एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, एक एडिशनल लेयर ऑफ वेरिफिकेशन है कि स्टैक्स पे जो चीजें हो रही हैं, ना तो आप उनको इंडिपेंडेंटली स्टैक्स पे तो वेरीफाई कर ही सकते हैं, लेकिन आप उनको इंडिपेंडेंटली बिटकॉइन के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते तो हैं। वो तो उसे और इम्यूटेबल कर देती है, फिर ट्रांजैक्शंस जी आर जी, इम्यूटेबल वहां पे। हाँ हाँ, और इनफैक्ट हमारे स्टैक्स में इस तरीके की भी फंक्शनैलिटी है कि अगर आपको एक स्टैक्स ट्रांसफर करना है, आप वो ट्रांसफर एक प्योर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के थ्रू कर सकते हैं। आपको स्टैक्स पे ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है, एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन के थ्रू स्टैक्स पर भी एक्टिविटी हो सकती है। तो अम, अ, आपका जो ओरिजिनल जो सवाल था कि सॉरी, मैं अपनी के चेन ऑफ थॉट भूल गया हूँ। नहीं, के टोकन्स का यूज केस क्या मतलब? हाँ हाँ हाँ, जो आप यूज केस जो पूछ रहे थे, तो एग्जैक्टली जैसे आपने पहले बोला था, बिटकॉइन को लोग स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह समझते हैं, हाँ। हम बिटकॉइन को एक सेटलमेंट लेयर की तरह देखते हैं, और स्टैक्स को हम एग्जैक्टली एक फ्यूल की तरह देखते हैं, जो इन ट्रांजैक्शन के लिए, फीस के लिए मेनली यूज हो रहा है। और इसमें ऑलरेडी अभी आप देख रहे हैं कि लोग और नए नए एसेट्स स्टैक्स पर बिल्ड कर रहे हैं। जैसे आई डोंट नो आपने फॉलो किया है कि नहीं, बट एक सिटी कॉइन्स करके एक प्रोजेक्ट है, मायामी उन्होंने मायामी अभी कॉइन। मायामी कॉइन अभी हाँ। उन्होंने 2-3 महीने पहले ही वो लॉन्च किया था। अभी मायामी कॉइन ऑलरेडी यूएस में एक एक्सचेंज पे लिस्ट हो चुका है। उसके खुद के इंडिपेंडेंट माइनर्स हैं जो मायामी कॉइन माइन कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि चूंकि ये हमारे पास एक प्रिमिटिव बिल्ट इन है, ये डीफाई प्रिमिटिव स्टैकिंग का प्रोटोकॉल में बिल्ट इन है, तो अब जो नए एसेट्स लोग बना रहे हैं, उनमें भी ये प्रॉपर्टीज अब इनहेरिट हो जाती हैं। तो जैसे मायामी कॉइन में उन्होंने ऑलरेडी उसमें ये प्रॉपर्टी कि आप मायामी कॉइन को स्टैक कर सकते हैं, उसके बदले में आपको STX मिलेगा। तो ये ऑलरेडी, और उसमें मैंने अभी कल मैं देख रहा था, आई थिंक मायामी कॉइन में जो जो लोग माइन कर रहे हैं मायामी कॉइन, वो लगभग 2 मिलियन STX ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं मायामी कॉइन माइन करने के लिए। और जो पूरे प्रोजेक्ट के पीछे जो आइडिया है कि एक सिटी के लिए आप फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, और जो मायामी के जो मेयर हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाया है, तो आप सोचिए मतलब फ्यूचर में जस्टिंग, अगर जो एक हम बेस्ट केस सिनेरियो अगर अज्यूम करें कि फ्यूचर में अगर मायामी ये फंड्स क्लेम करके एक्चुअली में यूज करते हैं, मतलब इस तरीके का रियल वर्ल्ड फिजिकल इम्पैक्ट ओह, किसी अमेजिंग। प्रोजेक्ट का आज तक हमने नहीं देखा है, वेयर एक एक्चुअल फिजिकल सिटी के गवर्नेंस में इस तरीके की डिसेंट्रलाइज फंडिंग यूज हो रही है।
तो बेसिकली स्टैक्स को आप स्टेक करके मायामी कॉइन माइन कर सकते हो। जी, आप सिमिलरली जैसे आप स्टैक बिटकॉइन स्पेंड करके जैसे स्टैक्स माइन होते हैं, उसी हाँ, तरीके से आप स्टैक स्पेंड करके मायामी कॉइन माइन कर मायामी कॉइन सकते हो, को और फिर आप अपने मायामी कॉइन को स्टैक कर सकते हो फिर से, और एसटीएक्स अर्न करने के अर्न कर लिए। सकते हैं हाँ, हमें। तो गॉट इट। काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं, बट हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन, स्टैक्स को हम गैस या फ्यूल की तरह देखते हैं। राइट। दिवाकर, एक ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा, यू कैन अवॉइड दिस क्वेश्चन एज वेल इफ यू फील लाइक, बट इतना कुछ कुछ हो रहा है स्टैक्स के ऊपर, पर अल्टीमेटली होता क्या है कि जो कम्युनिटी है जनरली कुछ इस तरीके से ये डिजाइंड है हमारा सिस्टम कि स्पेकुलेशन प्राइस की तरफ आ ही जाता है। और हम्म। काफी सारे लोगों का ये मानना है कि इतना कुछ हो रहा है स्टैक्स पे तो प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा। हम्म। मतलब अगर यही शायद कोई आईसीओ होता और वो अगर ये काम करता और इतनी सारी डेवलपमेंट्स और मायामी कॉइन और ये सब और इतनी अनाउंसमेंट उसके बाद ये उसके अंदर जो पोटेंशियल ग्रोथ है वो बहुत स्लो मूव कर रहा है। तो हम्म। क्या ये इस वजह से है कि एसटीएक्स ने बिल्कुल बाय द बुक्स फॉलो किया है, जैसे बिकॉज आई हम्म। थिंक एसटीएक्स इज आल्सो अ सिक्योरिटी जो पहला आई थिंक एसईसी से एक्नॉलेज्ड है, पास्ड है, तो इसीलिए वो हम्म। सिक्योरिटी के उसमें फॉलो इन करता है, तो वहां की एक्सचेंजेस पे ये लिस्टेड नहीं है यूएस की। हम्म। तो हम्म। क्या ये हर्डल भी माना जाए एसटीएक्स की ग्रोथ के लिए, क्योंकि शायद अगर ये नहीं होता और आप यूएस के बाहर इसको करते और यही सारा काम कर रहे होते आज पता नहीं टोकन का प्राइस कहां से कहां जाता। आई डोंट नो इफ आई देखिए, अगर if this is the right, you are the right person to ask you this question. I know you will not comment हाँ, on the price, but मैं फिर भी ये समझना चाहता हूँ कि क्या हम जब बाय बुक सब चीजों को फॉलो करते हैं तो क्या वो हम्म, हर्डल भी बन जाता है। हाँ, तो देखिए, पहली चीज मैं कहूंगा कि नो वन नोज और कैन प्रिडिक्ट एग्जैक्टली हाँ, क्रिप्टो प्राइसेस जो हैं किस बेसिस पे मूव होते हैं। अगर किसी के पास ऐसी नॉलेज होती तो वो हाँ, इंसान या वो कंपनी, दे वुड ऑलरेडी बी बियॉन्ड रिच, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम्म, एंड गुड फॉर देम। अगर किसी के पास ये पावर है टू प्रिडिक्ट कि एग्जैक्टली इसलिए टोकन प्राइस किसी का बढ़ रहा है, कम हो रहा है, गुड फॉर देम। हमारे पास, या सर्टनली मेरे पास, ऐसी हाँ, दूरदृष्टि नहीं है कि हम बता सकें कि भाई इसलिए किसी प्रोजेक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है। एटलीस्ट हमारा एज अ कंपनी, हमारा फोकस, एंड आई थिंक पूरे एक स्टैक्स इकोसिस्टम में भी जो इथोस है, वो है लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड वैल्यू डिलीवरी का। तो अगर हम एक लॉन्ग टर्म होराइजन पे सोच रहे हैं और हम कंसिस्टेंटली वैल्यू एड पे फोकस कर रहे हैं, हम ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी से ऑपरेट कर रहे हैं, हम्म, तो hopefully all of these things will take care of themselves. Again, who knows what makes the price moves. लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है कि हम ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी से ऑपरेट कर रहे हैं। हम्म, हम एक्चुअली में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डेवलपर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम्म, यूजर्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। एंड हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं कि भाई ये दिस प्रोजेक्ट इज हियर फॉर द लॉन्ग टर्म। हम 10 ईयर 20 ईयर होराइजन पे सोच रहे हैं, एंड होपफुली इफ वी डू अ गुड जॉब, then people will recognize that कि इस project में कुछ value है, and that is what we are focused on. बाकी prices कैसे move होते हैं, ये माया इस मेरे बस के तो बाहर है। नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली, अंडरस्टैंड। मैं बस लास्ट में ये पूछना चाहूंगा, कमिंग ऑन टू माय लास्ट क्वेश्चन, कि अगर मैं अगर आपको इंडियन इंडिया इज द हब फॉर डेवलपर्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स, और दुनिया में हम जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है सॉफ्टवेयर में, एज यू योरसेल्फ हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग, तो क्या मैसेज आप देना चाहोगे कि क्यों वो क्लैरिटी के ऊपर काम करें, क्यों स्टैक्स के ऊपर वो अगर कोई एप्लीकेशन बना रहा है कहीं और, तो क्या उसको आप कहना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो आके स्टैक्स के ऊपर बिल्ड करना शुरू करे, क्लैरिटी को अडॉप्ट करना शुरू करे, if you want to give some message to them? डेफिनेटली, पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं खुद पर्सनली बहुत क्यूरियस हूँ और पैशनेट हूँ कि इंडिया में क्रिप्टो में कौन लोग हैं, कौन टीम्स हैं, क्या कर रही हैं। हम्म, चूंकि मैं यहाँ यूएस में रहता हूँ तो उतने मैं क्लोज टच में नहीं हूँ, तो अगर आपके ऑडियंस में लोग हैं जो भले ही वो स्टैक्स पे ना काम कर रहे हो, एज लॉन्ग एज वो क्रिप्टो स्पेस में इंटरेस्टेड हैं, आई वुड लव टू बी इन टच, गेट टू नो द टीम्स, जस्ट गेट हम्म, टू नो द स्पेस अ लिटिल बिट बेटर। अगर हम्म, मैं स्पेस को बेटर समझूंगा इंडिया में, तो होपफुली मैं लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ। तो ये तो एक चीज। दूसरी चीज जो आपने कही कि क्यों लोग क्लैरिटी पे काम करें या स्टैक्स को इन्वेस्टिगेट करें,
सेम चीज जो मैं पहले कह रहा था कि अम, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इथीरियम में ऑलरेडी इतनी आगे है, फर्स्ट मूवर हाँ एडवांटेज है, जो हाँ। भी कह लीजिए, तो व्हाई बॉदर, व्हाई बॉदर विद अनदर ब्लॉकचेन, व्हाई बॉदर विद अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसमें मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि क्रिप्टो एज अ स्पेस इज 10 years ओल्ड। 2009 में बिटकॉइन का व्हाइट पेपर आया था। तो हमें अगेन लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए हम्म, और पॉजिटिव सम सोचना चाहिए। अगर हम चाहते हैं, आपके, आप आई एम श्योर इससे फेमिलियर हैं कि 99.9% यूजर्स और डेवलपर्स, they don't know about crypto, they don't really care about crypto. The point is कि the field is wide open, हम्म, and I am focused on saying कि भाई these are important problems to solve, and हर problem को solve करने के अलग अलग तरीके होते हैं। We think we have a solution, कि stacks has some unique properties, जो worth investigating है, worth exploring है। और अगर again if we are actually doing a good job, then and if you're creating a value proposition, तो वो आपको डेवलपर्स को भी बेनिफिट करेगा, यूजर्स को भी बेनिफिट करेगा, एंड द होल इकोसिस्टम कैन ग्रो हम्म, टुगेदर। हम्म, तो जो एक कई बार एक नैरेटिव होता है कि इथीरियम किलर या इस ब्लॉकचेन को ओवरटेक कर लेगा, मुझे लगता है कि ये नैरेटिव क्रिप्टो के लिए डैमेजिंग है, हम्म, क्योंकि वी शुड बी फोकस्ड ऑन ग्रोइंग द पाई, नॉट ऑन ईटिंग ईच अदर्स शेयर ऑफ yeah, द पाई। yes, एंड ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में एक ही सॉफ्टवेयर कंपनीज है, बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो अपने अपने स्पेसेस में, अपने अपने डोमेन्स में they have created a lot of wealth value, हम्म, and they have delivered a lot of value for the end users. तो हम्म, हमें क्रिप्टो के लिए भी वैसे ही सोचना चाहिए। तो मैं सभी लोगों को एनकरेज करूंगा कि आप थोड़े अपने होराइजन को एक्सपैंड करिए, थोड़े से ओपन माइंडेड थिंकिंग रखिए, पॉजिटिव सम सोचिए। ये मत सोचिए कि ये प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट से कुछ छीन रहा है, बट ऐसे सोचिए कि ये प्रोजेक्ट कुछ नया ऑफर कर रहा है जो मे बी पहले आपके पॉसिबल नहीं था, या मे बी हम्म, पहले जो कर रहे थे उससे बेटर ऑल्टरनेटिव है। तो आप अपने एप्लीकेशंस के लिए, अपने यूजर्स के खातिर एक्सप्लोर करिए, यू सी इफ इट वर्क्स फॉर यू, एंड देन यू मेक योर ओन जजमेंट। yes, absolutely. And I think दिवाकर, अब आप, ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं कहूंगा, रादर मैं चाहूंगा कि if you have some message for the Indian government also, because since you are based out of US and the kind of developments which are happening in US in this space, इतना कुछ हो रहा है US के अंदर और इतना कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, तो अगर इंडियन गवर्नमेंट को, जो जो स्पेशली आफ्टर कोविड हमने देखा जॉब लॉसेस हो रहे हैं, और जो हमारा जो जीडीपी का जो ग्रोथ है, अगर उसमें किस तरीके से जो ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो है, वो कंट्रीब्यूट कर सकती है फ्रॉम एन आउटसाइडर, जो डेवलपमेंट्स यूएस में हो रही है, कैसे वो इंडिया चाहे तो वो चीजों को यहाँ रेप्लिकेट कर सकता है या उससे बेहतर कर सकता है, इफ यू हैव सम मैसेज फॉर इंडियन हाँ, डेफिनेटली। तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि यूएस को प्लीज रेप्लिकेट ना करें। इफ गवर्नमेंट। एनीथिंग आई वुड से कि यूएस का जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो कई बार क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए चैलेंजिंग होता है, क्योंकि कई बार रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है। तो यूर ऑपरेटिंग सॉर्ट ऑफ इन द डार्क, या हर प्रोजेक्ट को अपने पाथ को चार्टर करने की कोशिश कर रहा है, एंड दैट मेक्स थिंग्स डिफिकल्ट, इट मेक्स थिंग्स स्लोअर। तो इनफैक्ट आई वुड से कि कुछ और कंट्रीज में आई थिंक बेटर अप्रोच किया है फ्रॉम अ रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट, both to create a framework under which projects can operate, but also to embrace the innovation. In fact, क्रिप्टो में बालाजी श्रीनिवासन करके एक है, who's very well known in the या space. या तो उन्होंने भी रिसेंटली में उन्होंने काफी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं अराउंड इंडिया स्टैक, और उसमें क्रिप्टो कहाँ फिट हो सकता है, एंड इवन गाइडेंस ऑन कि हम एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कैसे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक उन्होंने काफी अच्छे आइडियाज पुट फॉरवर्ड हाँ, किए हैं। तो मेरा मैसेज इंडिया के रेगुलेटरी बॉडीज और लेजिस्लेचर के लिए यही होगा कि इसको एक प्रॉब्लम की तरह ना देखें, कि जिसको आपको किसी तरीके से मैनेज करना है या कंट्रोल करना है। एंड सर्टेनली अगर आप इस डायरेक्शन में सोचेंगे कि क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए, आई मीन द रियलिटी इज कि लोग इन चीजों की तरफ फ्लॉक कर रहे हैं क्योंकि जो existing alternatives हैं, they're not working for them. There is a reason why people want to invest or trade or use DeFi applications. तो ये एक रियल डिमांड है, रियल एपेटाइट है। तो उसको दबाने की बजाय आप उसको समझें, जो इंडिया में क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं, क्रिप्टो पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ एंगेज करें और फिगर आउट करें कि कैसे हम एक
रेगुलेटरी स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं जहां इनोवेशन की जगह हो विथ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आई एम अ बिग बिलीवर कि आई एग्री कि क्रिप्टो में काफी सारे प्रोजेक्ट्स हुए हैं अनफॉर्चुनेटली हु आर ट्राइंग टू स्कैम पीपल या ट्राई टू मेक अ क्विक बक, या आपने कुछ ग्रे एरिया देखा तो उसमें आपने एक लूप होल की तरह उसको समझा। तो ऐसी चीजें होती हैं एंड आई एग्री कि यू नीड सम ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सो दैट दोस थिंग्स नॉट हैपन, बट उनको इनोवेशन के साथ बैलेंस करना जरूरी है। एंड अभी इंडिया इज एट अ क्रिटिकल जंक्चर, जैसे यू नो 80s और 90s में वी काइंड ऑफ मिस्ड आउट द बोट ऑन मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन। फिर सर्विसेज इंडस्ट्री में ठीक है वी मेड सम हेडवेज, लेकिन अभी हम एक इंटरेस्टिंग जंक्चर पे हैं जहां really embracing some of these technologies. If we don't do it, India will fall behind, and it will fall behind in a very hard to recover manner. And ये एक opportunity है, especially because for example US में regulations ने उतने अच्छे से embrace नहीं कर पाए हैं, तो ये एक opportunity है. India can turn this into a competitive advantage for the country by creating space to bring more innovation, to attract investors into the space rather than scare people away. Right. With this thought, I think Diwakar, thank you very much for your inputs, and thank you very much for enlightening us with what Stacks is doing, what the Hero System is doing, and कितना कुछ हो रहा है। और काफी सारे जो हमारी ऑडियंस है, आई होप कि आज आपको एक क्लियर आंसर मिल गया कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो बिटकॉइन के लिए सिर्फ पॉसिबिलिटी ही नहीं, ऑलरेडी अराइव हो चुके हैं, ऑलरेडी उसके ऊपर एप्लीकेशंस बन चुकी हैं, ऑलरेडी टोटल वैल्यू लॉक जो है वो आपने अभी सुना कि टॉप 10 में फीचर हो रही है, ऑलरेडी उसके ऊपर एनएफटी मार्केट प्लेस आ चुकी है, ऑलरेडी इतना कुछ हो रहा है। जो आज आपको ये नरेशन, जब आप ये इंटरव्यू सुना होगा तो आज आपको क्लैरिटी हो गई कि जितनी चीजें जो पॉसिबिलिटी है पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम में जो हो रहा है वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी बिटकॉइन के ऊपर भी है, और बेहतर तरीके से, मोर सिक्योर तरीके से। तो विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच दिवाकर। एंड मेरी सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया और आप स्टैक्स को, अगर स्टैक्स इंडिया को फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में स्टैक इंडिया का टेलीग्राम, उसका ट्विटर हैंडल, दिवाकर का ट्विटर हैंडल, वो सारा मेंशन है। प्लस अगर आप डेवलपर फर्टेनिटी से भी हैं तो उसके लिए भी जो टेलीग्राम ग्रुप है जो डेवलपर फर्टेनिटी के लिए, और डिस्कॉर्ड चैनल्स है वो भी यहाँ पे नीचे मैं मेंशन कर दूंगा, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये इंटरव्यू पसंद आया तो प्लीज उसको आप चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और अगर ऐसे इंटरव्यूज आप चाहते हैं एक्सपर्ट्स के साथ सुनना बार बार, तो आप बेल बटन को दबा देंगे तो आपको इमीडिएट बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच दिवाकर। आई होप कि हम आपसे फिर कभी जब स्टैक्स के बारे में जब और ज्यादा डेवलपमेंट्स हो जाएंगी तो विल कैच यू अप। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच कशिफ, बहुत मजा आया।